हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में। जो लेक्चर से रिलेटेड पीडीएफ्स होंगी, वैल्यू एडिशन वगैरह क्वेश्चंस होंगे प्रीलिम्स एंड मेंस के, मैं वो दे दूँगी टेलीग्राम चैनल पे। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। यहाँ पे मैं इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्लिपिंग्स लेके आती हूँ आपके यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से एंड अदर एग्ज़ाम्स, स्पेशली वन लाइनर वाले यूपीपीएससी इंक्लूड होता है, जिसमें प्रीलिम्स एंड मेंस उनका भी होता है, राइट। स्टेट पीसीएस भी इंक्लूड होता है और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ का एनालिसिस होता है एंड वो आपको अपने आंसर्स में इंक्लूड करना होता है। वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एंड अपने आंसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वो यहाँ पे मैं कवर करवाती हूँ। स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज़ से। चाइना ऑन माइंड, पीएम सेज लॉज अप्लाई टू ऑल इंडो पैसिफिक, फ्लैग्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। पीएम गए थे जकार्ता, इंडोनेशिया, एशियन समिट के लिए। वहाँ पे उन्होंने बोला है कि हमें ना टेरिटोरियल मतलब इंटीग्रिटी चाहिए। स्पेशली जो साउथ चाइना सी वाला इशू है ना, वो यूएन क्लॉज से के जो लॉज हैं उनके हिसाब से चलना चाहिए। वो ऐसे नहीं, वो मतलब ऐसे कोई आर्बिट्रेरी अपना कोई देश अपना जो राज्य है वो आगे ना बढ़ाए, ठीक है। जैसे कि स्टैंडर्ड मैप इंडिया जो मतलब चाइना लेके आया था, तो क्या हुआ, सारी कंट्रीज़ प्रोटेस्ट कर रही हैं, स्पेशली साउथ चाइना सी की। हमने भी प्रोटेस्ट किया क्योंकि हमारा जो वेस्टर्न सेक्टर है उन्होंने इंक्लूड किया है चाइना ने, राइट। और जो पीएम मोदी ने बोला है ना, ये आपके जीएस पेपर 2 आईआर सेक्शन एशियन के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये आप लिख सकते हैं, आप एशियन में ही नहीं, आप जैसे कि जीएस पेपर 2 में आप किसी भी इंटरनेशनल मतलब रिलेशन की बात करते हैं ना, स्पेशली हमारे नेबरिंग कंट्री, तो आप उसमें टेरिटोरियल इंटीग्रिटी आप देखेंगे। ये आपको कीवर्ड्स नोट करने हैं बेसिकली। Strengthen the sovereignty and territorial integrity of all countries, underlining that it is imperative to adhere fully international laws। जो इंटरनेशनल लॉज होते हैं ना, यूएन एंड जो उनकी एजेंसीज है उसके द्वारा बनाए गए लॉज, ठीक है, वो उसमें हमें बिल्कुल उसे अबाइड करना है, उन लॉज के हिसाब से चलना है, ये लिखना है। ये आज का एरा ना वॉर का नहीं है, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी का है, ये बोला है उन्होंने। ये आप अपने एथिक्स के जीएस पेपर 4 में भी पॉइंट आउट कर सकते हैं, ठीक है, कि आज वॉर से कुछ नहीं होने वाला, हमें एथिकली सारे डायमेंशंस को लेके चलना है और डायलॉग एंड डिप्लोमेसी के थ्रू, टॉलरेंस के थ्रू हमें चीज़ें सॉल्व करनी है, नेगोशिएशंस के थ्रू सॉल्व करनी है, राइट। या आप जीएस पेपर, बस आपको वर्ड्स का यूटिलाइजेशन आना चाहिए, आप इसे जीएस पेपर 4 में भी यूज़ कर सकते हैं इस वाली लाइन को। इट इज़ इम्परेटिव, यानी कि जो इंटरनेशनल लॉज है उसे अदा करना ज़रूरी है, और सॉवरेनिटी एंड जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसे मेंटेन करना ज़रूरी है। यहाँ पे ये जो उन्होंने लाइंस बोली है बहुत इंपॉर्टेंट है। पीस, सिक्योरिटी एंड प्रोस्पैरिटी इन इंडो पैसिफिक रीजन, यानी कि वो सबके भले में होगा अगर हम वहाँ पे पीस इस्टेब्लिश करें, सिक्योरिटी प्रोवाइड करें कंट्रीज़ को, ताकि वहाँ पे सब समृद्ध हो सके। यूएन क्लॉज के मतलब तहत ही, इसके अकॉर्डिंग ही जो साउथ चाइना सी का इश्यू है, यूएन क्लॉज है ना, वो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑन सीज, जिसमें राइट्स डिक्लेयर करते हैं कि कौन कौन से राइट्स हैं, कौन कौन से मतलब जो भी टेरिटरीज़ है ना, वो कहाँ तक उन्हें समुद्री राइट्स मिलेंगे, ऐसे। तो वो मतलब पीएम मोदी कह रहे हैं कि हमें कानून के हिसाब से चलना है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ये वाला कीवर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको अभी सिर्फ समझना है, ठीक है, सुनना और समझना है। मैं आपको वैल्यू एडिशन की ये वाली जिससे मैं पढ़ा रही हूँ, ये वाली पीडीएफ में दे दूँगी टेलीग्राम चैनल पे, और आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स अपने नोट्स में नोट कर लेना है, और जब भी आपको मौका मिले अपने आंसर्स में, वो फिर रिपीटेड मोड पे यूज़ भी करना है। An overflight where there is an unimpeded lawful commerce and benefit for everyone. India believes that code of conduct for South China Sea should be effectively in accordance with the UN clause. ठीक है, यानी कि यहाँ पे ना इंटरेस्ट ऑफ ऑल कंसीडर करना है, ठीक है। मतलब
मतलब डिस्कशन के थ्रू, नेगोशिएशन के थ्रू हमें उनका भी इंटरेस्ट देखना है जो डायरेक्टली यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे स्टेक होल्डर, और जो डायरेक्टली यहाँ पे मतलब डिस्कशंस में इन्वॉल्व नहीं होते. कॉलिंग एशियन द सेंट्रल पिलर ऑफ न्यू दिल्लीज एक्ट ईस्ट पॉलिसी. एक्ट ईस्ट पॉलिसी मैंने बताई थी आप सबको. इसमें क्या था, ईस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ रुख हुआ इंडिया का कि वहाँ पे भी अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है, जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है वहाँ पे भी. ठीक है, उसे कहते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी. इन्होंने कहा कि एशिया ना सेंट्रल पिलर है उसका. ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी पे कोई क्वेश्चन आ गया या फिर एशियान पे कोई क्वेश्चन आ गया, और इंडिया की एक ग्लोबल लीडरशिप के रूप में अगर आप कोई आंसर प्रेजेंट करेंगे तो भी ये लाइन्स इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, एशियान में क्या हुआ, 12 पॉइंट्स निकाले इन्होंने. इस साल का एशियान का थीम क्या है, एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ एशियन मैटर्स. एशियन मैटर्स बिकॉज एवरीवन्स वॉइस इज हर्ड. एशियन इज एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ बिकॉज एशियन रीजन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन ग्लोबल डेवलपमेंट. एशियन में जो भी कंट्रीज़ हैं वो ग्लोबल डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करती हैं और वहाँ से इम्पॉर्टेंट भी है. एट द एशियन इंडिया समिट द प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने 12 पॉइंट प्रपोजल यहाँ पे प्रेजेंट किया है. ठीक है, इनमें से कुछ कुछ आपको याद करना ज़रूरी है और अपने आंसर्स के लिए लिखना ज़रूरी है. एस्टैब्लिशिंग मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी एंड इकोनॉमिक कॉरिडोर दैट लिंक साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया, वेस्ट एशिया, यूरोप. ये वाली मैंने यहाँ पे कुछ कुछ लाइन्स, छोटी छोटी लाइन्स मैंने यहाँ पे हाईलाइट की हैं ताकि आप थोड़ी थोड़ी लिखें और अपने आंसर्स को एक हॉलिस्टिक लुक दें. कॉल फॉर कलेक्टिवली रेजिंग इश्यूज फेस बाय ग्लोबल साउथ, यानी कि ग्लोबल साउथ जो इशू फेस कर रहा है उसे कलेक्टिवली हमें जो इंटरनेशनल फोरम्स है उनमें रेज करना है, मल्टीलेटरल फोरम्स है, राइट. इनवाइटेड एशियन कंट्रीज टू ज्वाइन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन. ये WHO ने इस्टेब्लिश किया था ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इंडिया में. उसके लिए इनवाइट किया है एशियन कंट्रीज़ को. लाइफ मिशन के लिए आपको साथ में चलना है, वो है ना लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, वो वाला. कॉल फॉर कलेक्टिव फाइट, जो टेररिज्म है, टेरर फाइनेंसिंग है, साइबर डिसइंफॉर्मेशन है, उसके लिए हमें कलेक्टिव फाइट करना पड़ेगा. डिज़ास्टर रेजिलेंट अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे क्योंकि डिज़ास्टर की इंटेंसिटी अब बढ़ती जा रही है, फ्लड आते जा रहे हैं, और वो जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो एशियन कंट्रीज़ हैं, वो काफ़ी वल्नरेबल भी रहती हैं इन सब चीज़ों को क्योंकि सी लेवल राइज हो रहा है, स्पेशली इंडोनेशिया जहाँ पे ये समिट कंडक्ट हुआ है, राइट. कॉल फॉर कोऑपरेशन इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट, कॉल फॉर एनहांस्ड कोऑपरेशन ऑन मैरीटाइम सेफ्टी. मैरीटाइम सेफ्टी यानी कि अगर आप कोई IR का आंसर लिखते हैं ना तो आपको जियो पॉलिटिकली ही आपको सीमित नहीं रह जाना है, सिर्फ आपको सारे डायमेंशंस को कवर करते हुए चलना है. वो एनर्जी सिक्योरिटी हो, मैरीटाइम सिक्योरिटी हो, टेक्नोलॉजी हो, एग्रीकल्चर हो, इकोनॉमिक, ट्रेड, कॉमर्स, सप्लाई चेन, एवरीथिंग. आपको एक पॉइंट आपको सब पे लिखना है, ठीक है, ताकि आपका आंसर हॉलिस्टिक दिखे एग्जामिनर को. एशियन क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन इज़ अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन एंड वाज एस्टैब्लिश्ड टू प्रमोट. 1967 में इस्टेब्लिश हुआ था एशियन. राइजिंग टेंशंस, जो एशिया पैसिफिक जो कंट्रीज़ हैं ना, उसके बाद जो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स हैं वहाँ पे दिक्कत आनी शुरू हो गई थी, इसीलिए वो एशियन को इस्टेब्लिश किया गया कि यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल जो इश्यूज़ हैं उसे कवर करते हुए हम आगे चलेंगे साथ में टुगेदर. मोटो क्या है एशियन का, वन विज़न, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी. सेक्रेटेरिएट है जकार्ता जहाँ पे इस बार गए थे PM मोदी. मेंबर कंट्रीज़ इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है. प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं कि कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज़ है. एग्जाम्पल G20 का भी आया था एक बार. इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनाई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार एंड कंबोडिया. ठीक है, ये आपको एशियन का जो मेंस रिलेटेड था मैंने वो उस दिन करा दिया था, इसीलिए डेली न्यूज़ को कवर करना ज़रूरी है ताकि आपकी कोई चीज़ छूटे ना. आप उसे डेली, इसीलिए सिर्फ मैगजीन्स पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए.
न्यूज़पेपर डेली करना ज़रूरी है, क्योंकि न्यूज़पेपर में जो आपको प्लस पॉइंट दिला सकते हैं ना, वो मैगजीन्स तो सब कवर करेंगे, बट ये इम्पॉर्टेंट होता है कि न्यूज़पेपर से आप इम्पॉर्टेंट चीज़ कौन सी निकालेंगे, ठीक है, अपने एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है जीएस पेपर 3 बायोटेक्नोलॉजी के लिए। पहला सिंथेटिक ह्यूमन एम्ब्रियो निकाला गया है, बनाया गया है लैब में विदाउट एनी एग इन स्पर्म, ठीक है। और ये इसकी जो ये बनाया गया है ना बायोटेक्नोलॉजी में, इसका एक सिग्निफिकेंट रोल है, स्पेशली जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जो अर्ली स्टेजेस होती है ना एम्ब्रियो में, वहाँ पे ये चांसेस होते हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सके, जीन्स वाली बीमारियाँ हो सके, इनहेरिट हो सके वो मतलब बीमारियाँ, उसको पता लगाने के लिए ये मतलब लैब ग्रोन एक सिंथेटिक ह्यूमन एम्ब्रियो बनाया गया है, जिसमें एग एंड स्पर्म का यूज़ नहीं किया गया, राइट। और 14 डेज़ रिसर्च करने के बाद इसे डिस्ट्रॉय भी कर देंगे, मार भी देंगे, ठीक है। ये स्टेम सेल यूज़ किया गया है इसमें। स्टेम सेल का मतलब होता है कि उसमें एबिलिटी होती है डिफ्रेंशिएट एंड अदर टाइप्स ऑफ सेल, अदर टाइप्स ऑफ सेल में मतलब उसे डिफ्रेंशिएट मतलब हो सकता है, वो बन सकता है आगे। दैट वॉज एबल टू स्पॉन्टेनियसली असेंबल इंटू एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। जो अर्ली एम्ब्रियो होता है ना, उसको मिमिक कर रहा है, उसकी कॉपी कर रहा है, बट एक्चुअल वो एम्ब्रियो नहीं है ह्यूमन जैसा, ठीक है। द रिसर्चर्स फ्रॉम इजराइल यूज्ड अ मिक्स ऑफ स्टेम सेल्स, केमिकल्स, अ स्मॉल पोर्शन ऑफ विच वॉज एबल टू स्पॉन्टेनियसली असेंबल, ठीक है। अब न्यूट्रिएंट्स वगैरह उसे प्रोवाइड कराए जाएंगे कि उसकी डेवलपमेंट हो, ठीक है। और इसमें क्या है, जब एक बार यूटेरस में एम्ब्रियो इम्प्लांट कर दिया ना, तो उसके बाद कोई रास्ता नहीं है कि आप उस एम्ब्रियो को आप स्टडी में लेके आए। एक डीप स्टडी के लिए ना एम्ब्रियो आपके सामने होना चाहिए, और आप उसकी डेवलपमेंट पे जो भी चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, उस पर आप अच्छे से स्टडी करें। इसीलिए ये लैब ग्रोन एम्ब्रियो को बनाया गया। क्रूशियल स्टेज है, क्योंकि जो मिसकैरेज होते हैं एम्ब्रियो स्टेज में होते हैं, राइट। वो मेजॉरिटी ऑफ मिसकैरेज मीन्स बर्थ से ही पहले ख़त्म हो जाना बेबी। बर्थ डिफेक्ट यहाँ पे होती है। स्टोरिंग द इनिशियल स्टेजेस साइंटिस्ट से मे हेल्प अंडरस्टैंड जेनेटिक एंड इनहेरिटेड डिजीज़ बेटर। वही जो मैंने बताया था कि जो जेनेटिक डिजीज़ है ना, वो कैसे इनहेरिट हो रही हैं, ये अर्ली डेवलपमेंट ऑफ जो अर्ली स्टेज होती है एम्ब्रियो की, उसमें पता चल जाता है। इसीलिए ये स्टडी के लिए रखा गया है। The understanding of why some embryos develop normally, retain the proper genetic code and implant properly in the worm, while others do not, may also help in improving। यानी कि कुछ ऐसे एम्ब्रियो होते हैं जो नॉर्मली डेवलप हो जाते हैं, विदाउट एनी डिफेक्ट हो जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि उनमें डिफेक्ट्स आ जाते हैं या वो नॉर्मल डेवलप नहीं हो पाते। उस पर अभी वो स्टडी करनी है। वो तो ये इन विट्रो वो मतलब फर्टिलाइजेशन होता है ना, कृत्रिम रूप से, क्या बोलते हैं इसे, कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियली, ठीक है, डेवलप करना, ये उसके लिए काफ़ी कारगर साबित हो सकता है, ठीक है। क्या ये मॉडल्स जो होते हैं ये अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट नहीं, मतलब ये वाले मॉडल्स माप बनाने में इस्तेमाल किए जा सकते हैं क्या? तो आंसर है नो, दीज मॉडल्स आर मेंट टू जस्ट सिर्फ स्टडी के लिए है, क्योंकि ये काफ़ी सारी कंट्री में ये लीगली एक्सेप्ट किया गया है कि अगर आप ऐसा कोई एम्ब्रियो बनाते हैं तो उसे 14 डेज़ की स्टडी के बाद आप उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे, इम्प्लांट नहीं कर सकते आप उसे कहीं, राइट। ये वाला आपको जब बायोटेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन आएगा ना, उसमें आपको ये दिखाना है कि कैसे रिसेंटली साइंटिस्ट ने ग्रोन किया एक ह्यूमन एम्ब्रियो, बिल्कुल जो बिल्कुल ह्यूमन एम्ब्रियो जैसा दिखता है, जिसका दिल भी धड़कता है, दिमाग भी है, राइट। और
मतलब उसे कैसे हम स्टडी में लेके आएंगे, बायोटेक्नोलॉजी में इसका क्या रोल हो सकता है, ये वाले जो मैंने अभी एडवांटेजेस दिखाए हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इनहेरिटेड डिजीजेस, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इनका पता लगाया जा सकेगा। ये सारी चीज़ें आपको एडवांटेजेस में लिख देने हैं वहाँ पे, कि बायोटेक्नोलॉजी कैसे कैसे इवॉल्व हो रही है, कैसे सक्सेसफुल हो रही है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके जीएस पेपर 3 बायोटेक्नोलॉजी के लिए। ये ऐसे दिखता है वो ह्यूमन एम्ब्रियो है, ये लैब ग्रोन, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर 3 एनर्जी सिक्योरिटी के लिए क्रिटिकल मिनरल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल मिनरल पे कोई क्वेश्चन आएगा या एनर्जी सिक्योरिटी पे कोई क्वेश्चन आएगा, ये आप ये बताएंगे कि जैसे जैसे एनर्जी डिमांड्स बढ़ रही है ना, एक इवोल्यूशन भी हो रहा है कि कैसे एक ट्रांजिशन हमें कराना होगा, कि कैसे हम जो फ्यूल बेस्ड है, जो फॉसिल बेस्ड है, हम उससे हम शिफ्ट करें क्रिटिकल मिनरल रिसोर्सेज पे, एंड हम जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो चीज़ें होती हैं ना वो बनाएं, बिना कोल, पेट्रोलियम, डीजल इन सब का यूज़ किए, राइट। क्रिटिकल मिनरल के लिए सबसे जो दुखद बात है ना, वो कंट्रीज़, कुछ ही कंट्रीज़ पे है, और कुछ कंट्रीज से तो हमारे रिलेशंस भी अच्छे नहीं है। एग्जांपल चाइना, तो इसका ना मतलब स्कैर्स है काफ़ी, वो मतलब स्कैर रिसोर्सेज है ये क्रिटिकल मिनरल। क्रिटिकल मिनरल जैसे कि कोबाल्ट, लिथियम, सिलिकॉन, ग्रेफाइट और रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर यूज्ड इन क्लीन टेक्नोलॉजीज़। क्लीन टेक्नोलॉजीज़ जो होती है एनवायरमेंट फ्रेंडली, सोलर मॉड्यूल्स हो गए, विंड टर्बाइंस, बैटरीज, इन सब में यूज़ होता है। वो हेल्प कर सकते हैं मेट इंडिया सस्टेनेबिलिटी टारगेट्स ऑफ 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल पावर capacity by 2030, as well as the emission intensity target of 45% below 2005 levels by 2030। यानी कि ये वाले जो मिनरल्स हैं वो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, हमारे एक ट्रांजिशन के लिए, कि हम फॉसिल फ्यूल से हम जो क्लीनर इन्वायरमेंट, हम टेक्नोलॉजीज़ की तरफ जा रहे हैं, उसके लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एंड कारगर साबित हो सकते हैं। उसके लिए हमें चाहिए होंगे रेयर अर्थ मेटल्स एंड क्रिटिकल मिनरल्स। इन द केस ऑफ मिनरल्स सच एज कोबाल्ट, कॉपर, निकल, द करंट माइन प्रोडक्शन ऑलरेडी मोर देन 2% ऑफ ग्लोबल रिजर्व्स। हमें सप्लाई चेन, ग्लोबल सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन करना होगा, क्योंकि ये अभी काफ़ी वल्नरेबल है और अनफोर्सीन डिस्ट्रप्शंस देखे जाते हैं। एग्जाम्पल कोविड में सप्लाई चेन खराब हो गई थी पूरी, ठीक है। जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स लाइक कंट्रीज से, उन कंट्रीज से जिनसे हमारे रिलेशन ठीक नहीं है, जैसे कि चाइना। नेचुरल डिजास्टर्स। Securing the supply chain of critical mineral is important for reducing the import जो डिपेंडेंस है, यानी कि हमें सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन करना होगा, सिक्योर करना होगा क्रिटिकल मिनरल्स की, ताकि हमारी सिर्फ एक कंट्री पे या फ्यू कंट्रीज़ पे डिपेंडेंस कम हो सके, हमारी नेशनल सिक्योरिटी भी स्ट्रेंथन होगी। एंड डेवलपिंग अ डोमेस्टिक वैल्यू चेन टू केटर ग्रोइंग डिमांड। अब डिमांड बढ़ रही है एनर्जी की, अब नए नए स्टार्टअप्स हो रहे हैं, कंपनीज इस्टेब्लिश, फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश हो रही हैं, अब एक बिल्कुल डेमोग्राफिक डिविडेंड है, अब इंडिया आगे बढ़ रहा है, राइट। उसके लिए हमें एनर्जी की भी ज़रूरत पड़ती है। Apart from strengthening domestic mechanism and collaborative international efforts through multilateral and bilateral engagement can help in, यानी कि ये कह रहे हैं कि multilateral and bilateral engagement करो, ताकि एक बिल्कुल resilient supply chain बनाई जा सके। जो countries है ना, हमें उनके साथ बिल्कुल अच्छे से collaborate करना है, ताकि वो लोग हमें भरोसा दें कि हाँ, जब कुछ भी supply disruptions होते हैं वो countries हमारे साथ रहेंगी। ऐसे हमें नेगोशिएट करके क्या करना है, सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, जो G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा है इंडिया, G20 से रिलेटेड जितना भी है वो मैं पढ़ा दूंगी जब दिल्ली में ये वाली मीटिंग कंक्लूड हो जाएगी, राइट। तो अभी क्या करना है, अभी हम अदर इश्यूज़ देख रहे हैं, और जिस दिन G20 का होगा उस दिन हम सिर्फ G20 देखेंगे।
G20 का क्या इस बार थीम है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। उससे ये दिखाता है कि जो एनर्जी सिक्योरिटी है ना, जो एनर्जी की नीड्स हैं, अब वो भी बिल्कुल ग्लोबल लेवल पे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके लिए शेयरिंग ज़रूरी है। ये वाला नेक्स्ट न्यूज़ आपके लिए सिर्फ एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है, राइट। यानी कि 76 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद भी यूपी के एक ईस्टर्न यूपी के एक विलेज में पानी नहीं था, नल नहीं था। ठीक है, वो लोग टैंकर्स पे डिपेंडेंट थे पानी के लिए। और यहाँ पे एक डीएम ने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दिव्या मित्तल ने क्या किया, लाहौरिया दाह, यानी कि लाहौरिया दाह एक डिस्ट्रिक्ट है ईस्टर्न यूपी में। मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में क्या है, एक गांव है। यहाँ पे क्या किया, सेमी एरिड है तो पानी की ना यहाँ पे कमी रहती थी। इन्होंने क्या किया, जल पूजन इन्होंने स्टार्ट किया विद उद्घाटन किया। इन्होंने इनिशिएट किया कि हाँ, यहाँ पे हर घर जल जो है, हर घर नल, उसे लगाया जाएगा एंड सबको पानी प्रोवाइड कराया जाएगा। ये आप अपने एथिक्स पेपर में आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं कि कैसे उस रीजन को, जहाँ पे 76 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद भी पानी नहीं था, टैप वाटर उपलब्ध नहीं था, इन्होंने कैसे उपलब्ध करवाया, इन्होंने कैसे एक लीडिंग रोल प्ले किया, ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, आपको न्यूज़पेपर में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बट वो आपको अप्लाई करनी आनी चाहिए अपने आंसर्स में। ठीक है, क्योंकि अगर एप्लीकेशन नहीं होगा तो वो न्यूज़ पढ़ के भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को भी पढ़ के आप बोल देंगे कि काम का नहीं है, क्योंकि आपको उसका एप्लीकेशन नहीं पता। ये वाला इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए एंड आर्ट एंड कल्चर के लिए। बंगाल हाउस रिजॉल्व्स मार्क पोइला बैसाख मीन्स पहला बैसाख एज अ स्टेटहुड डे। ठीक है, जो पोइला मतलब पहला बैसाख होता है यहाँ पे बंगाल में, नववर्ष भी कहते हैं जैसे बंगाली में नववर्ष। ठीक है, नववर्ष, उसे स्टेटहुड डे मतलब कह दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इन बंगाली द वर्ड पोइला मीन्स फर्स्ट, बैसाख सिग्निफाइज न्यू मंथ। ठीक है, बैसाख उनका फर्स्ट मंथ होगा बंगाली कैलेंडर के हिसाब से। सेलिब्रेशन, यहाँ पे सेलिब्रेशन होता है पोइला मतलब बैसाख में, और यहाँ पे फिस्कल ईयर को स्टार्ट किया जाता है। ये एक सिंबलाइज करता है कि न्यू फिस्कल ईयर यहाँ से स्टार्ट हो गया। बंगालीज ये बिल्कुल यहाँ पे गणेश लक्ष्मी की पूजा करते हैं। ठीक है, नए नए कपड़े पहनते हैं, वो दिवाली जैसा, राइट। द फेस्टिवल, ये सारे कास्ट एंड रिलीजन्स अक्रॉस वो बंगाल में होता है। ये दुर्गा पूजा के बाद ना सेकंड मोस्ट बिल्कुल हाइप्ड फेस्टिवल है बंगाल में। ठीक है, दुर्गा पूजा के बाद सबसे ज़्यादा ये वाला फेस्टिवल क्रेज में है। दिस फेस्टिवल कनेक्ट्स पीपल ऑफ बंगाल, जो बंगालीज थे, जो मतलब बंगालीज हैं वहाँ के, और जो ओरिजिनली हिंदू हैं, उन्हें कनेक्ट करता है ये वाला फेस्टिवल। ये छोटा सा इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि न्यूज़ में है। ठीक है, न्यूज़ में है तो घुमा फिरा के वो कैसे भी पूछ सकते हैं, राइट। और आपको यही चीज़ें पता लगानी होती है कि कौन सी काम की है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है वन लाइनर एंड जीएस पेपर 3 के इन्वायरमेंट सेक्शन में ना आप इसे एग्जाम्पल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इंदौर टॉप्स क्लीन एयर सर्वे अमंग सिटीज़ विद $1,000,000+ पीपल। ठीक है, टॉप किया है इंदौर ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। इसमें कौन कौन सी चीज़ें असेस की गई थी, कंट्रोल ऑफ बायोमास, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट बर्निंग, रोड डस्ट, डस्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। ये वाले ऐसे पॉइंट्स हैं ना कि आप ये चैलेंजेस में लिख सकते हैं दिल्ली के लिए। ठीक है, आप ये हाँ मतलब चैलेंज में लिख सकते हैं कि वहाँ पे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को ओपनली बर्न कर दिया जाता है, रोड डस्ट होती है, कंस्ट्रक्शन की डस्ट होती है, डेमोलिएशन वेस्ट होता है, वेहिकुलर इमिशंस होता है, इंडस्ट्रियल इमिशन होता है, पब्लिक अवेयरनेस वहाँ पे
है, मतलब है वो मतलब पब्लिक अवेयरनेस, पर उतनी अवेयरनेस नहीं है कि वो इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस करें, राइट। वो लोग क्या करते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स को इग्नोर करते, वो मतलब इग्नोर करके अपनी डेली एक्टिविटीज़ कंडक्ट करते चले जाते हैं। PM 2.5 जो पर्टिकुलेट मैटर होता है, PM 2.5 होता है एंड PM 10 होता है, उसका यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है, आप ये बताएंगे दिल्ली में है। और इंदौर को मतलब इंदौर का एक एग्जाम्पल पेश कर सकते हैं कि देखिए इंदौर में ये चीज़ों को मैनेज किया गया और इंदौर पहली जो एयर मतलब फर्स्ट रैंक किसे मिली है कि यहाँ की एयर क्लीन है, ठीक है। सर्वेक्षण वायु, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में ये वाला आप लिखेंगे, इन्वायरमेंट में जब कोई आंसर लिखेंगे ना ये वाला लिखेंगे। और वन लाइनर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि इंदौर ने रैंक किया है, राइट। आपको यूज़ करना आना चाहिए। देखिए मतलब ये इंदौर की चीज़ है, बट वी आर अप्लाइंग दीज थिंग्स टू दिल्ली वाले केस में अप्लाई कर सकते हैं ये वाला, राइट। और यही चीज़ें हम वे फॉरवर्ड में भी दिखा सकते हैं कि कैसे हमें इन सब को ठीक करना है, तभी दिल्ली भी क्लीन एयर हो मतलब क्लीन एयर वाली सिटी हो पाएगी। आपको यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूज़ आना चाहिए, ठीक है। यानी कि न्यूज़पेपर में ना रेलेवेंट भी होती है, इररेलेवेंट भी होती है। आपको अपने काम की कौन सी चीज़ निकालनी है ये ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो आज के लिए न्यूज़पेपर में था बस इतना ही। मिलते हैं कल लेक्चर से रिलेटेड जो ये वाली PDF होगी, ठीक है। ये वाली PDF आपको नोट में अपने नोट्स में नोट कर लेना है, सारे जो वैल्यू एडिशंस मैंने दिए हैं, कीवर्ड्स दिए हैं, इंपॉर्टेंट लाइंस मैंने जो दी हैं, एग्जांपल्स दी हैं एथिक्स के, राइट, उसे नोट करना है। एंड जो मैं क्वेश्चंस दूंगी उसे सॉल्व भी करना है। प्रीलिम्स एंड मेंस के क्वेश्चन देती हूँ डेली टेलीग्राम चैनल पे, वैसे ही क्वेश्चन दूंगी और सॉल्व उसे करना है। मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल, थैंक यू सो मच।